हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पिछली क्लास तक हम लोगों ने डिस्कस किया था राजस्थान का एग्रीकल्चर सेक्टर एंड उससे पहले हम लोग राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अंदर राजस्थान की वृहद आर्थिक परिदृश्य और ये सारी चीज़ें पढ़ चुके। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि और अभी इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना बाकी है। तो आज हम लोगों को पढ़ना है राजस्थान बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड। अब कुछ तो इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इस बोर्ड को स्थापित करने का उद्देश्य गवर्नमेंट का क्या रहा होगा। जहाँ जहाँ पे राजस्थान में बंजर भूमि है, उस बंजर भूमि को विकास करके यूजेबल या उपयोग योग लायक बनाना और उसके साथ साथ चारागाह की भूमि का नियमन करना, ये सब इसका उद्देश्य है। 22 दिसंबर 2016 डेट याद कर लीजिए, 22 दिसंबर 2016 को इसको बनाया गया। और इससे पहले भी ये था, लेकिन ये इसका पुनर्गठन है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो पहले इसका नाम हुआ करता था बंजर भूमि विकास बोर्ड, लेकिन बाद में इसका नाम बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड के रूप में इसको पुनर्गठित या फिर रिकॉन्स्टिट्यूटेड इसको कर दिया गया। अब इसके अलावा चारागाह विकास के लिए काम कौन सी योजना में होता है आप याद कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के एंगल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक डेट इंपॉर्टेंट है, मनरेगा के अंतर्गत इसमें रोजगार देके काम करा लिया जाता है। अब कुछ कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित हैं, जो आप सुनते रहते हैं और एग्जाम में भी उनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। जब आप लोग गांव में विलेजेस में विजिट करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, कई गांव के बाहर बोर्ड लगा रहता है, आपका आदर्श गांव में स्वागत है। तो वो आदर्श गांव कहाँ से आते हैं, आदर्श गांव की कैटेगरी क्या है, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। योजना का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सबसे पहले जो स्थानीय सांसद होते हैं वो किसी गांव का चयन करते हैं कि इसको आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो माननीय सांसदों के द्वारा गांव का चयन होता है और इसका उद्देश्य क्या है, कोशिश ये की जाती है कि उस गांव में रहने वाले ग्रामीणों का समग्र विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब है अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छी क्लीनिंग फैसिलिटीज़, अच्छे सैनिटेशन, अच्छी एजुकेशन, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ उनको साथ में मिले। तो चयनित ग्राम पंचायतों के अंदर समग्र विकास में तेजी लाना, तो इसका ऑब्जेक्टिव आप याद कर सकते हैं, गांवों का समग्र विकास इसका होता है। और समग्र विकास का मतलब नागरिकों के जीवन स्तर की गुणवत्ता हम लोग अब अपलिफ्ट करने की, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि लोगों में, वहाँ के जो निवासी हैं उनके अंदर इस तरह की नैतिकता हम लोग भर सकें, ऐसी भावनाएं जागृत कर सकें कि वो गाँव दूसरे और गाँव के लिए भी आदर्श बने और लोग बोलें कि गाँव हो तो ऐसा। तो ये आदर्श ग्राम योजना है। इसके साथ साथ अगली योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना। वो सांसद आदर्श ग्राम योजना थी, ये मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना है। यहाँ पे भी ग्राम पंचायत योजना नाम आ रहा है, तो एक ग्राम पंचायत का चयन करेंगे, चयन करके उसके अंदर विकास के काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे चयन करने का काम माननीय विधायकों के द्वारा या एमएलएस के द्वारा किया जाता है। और इसकी है जो उद्देश्य है, इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ग्राम पंचायतों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत बनाना। इसके साथ साथ ग्राम सभाओं को और ज़्यादा एक्टिव या सक्रिय बनाना। और इसके अलावा हम लोग ये जानते हैं कि गांव का जो सिस्टम है, जो पंचायती राज है, वो अपने आप में एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, डिफरेंट प्रणाली है। तो उस स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना, ये सब करना ही है। इसके साथ ग्रामीणों के खेलकूद की व्यवस्था करना, शारीरिक व्यायाम की व्यवस्था करना, उनको संतुलित पोषण मिले इसकी व्यवस्था करना, उनके व्यक्तित्व की जो व्यक्तित्व की जो बातें हैं वो और ज़्यादा, नैतिकता वगैरह और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर सामने आए, व्यक्तिगत स्वच्छता उनके अंदर विकसित हो, ये सारे के सारे काम इस योजना के अंतर्गत किए जाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब अभी तक हम लोग देखें तो इस योजना के अंदर मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ग्राम पंचायत योजना में अभी तक कितनी पंचायतों का चयन हुआ, तो पहले चरण में यहाँ पे 196 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ था। लेकिन उसके बाद सेकंड चरण आया और 97 पंचायतों का, 97 पंचायतों का चयन दूसरे चरण में कर लिया गया। इसके साथ साथ जैसे आप लोग स्मार्ट सिटीज़ सुनते हैं, स्मार्ट सिटी की जैसे ही स्मार्ट विलेज कार्यक्रम भी चल रहा है। और स्मार्टनेस का मतलब है गाँव के अंदर थोड़ा सा डेवलपमेंट आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जाए तो स्मार्ट विलेज हो जाता है। इस योजना की शुरुआत 2017-18 में की गई थी और इसमें ऐसे गांवों को शामिल किया गया जिन गांवों की आबादी 3000 से ज़्यादा हो। तो छोटे गांव या बहुत छोटे गांव ना होके मीडियम स्तर के, मध्यम स्तर के जो गांव है, जहाँ पे पॉपुलेशन लगभग 3000 या उससे ज़्यादा है, उन गांवों का चयन करके उनके अंदर विकास के काम किए गए। और अलग अलग विभागीय योजनाएं जो चलेंगी पंचायती राज की, उनका लाभ इन गाँवों को पहुँचाया जाएगा। अभी तक इसमें हम लोगों ने टोटल मिला के 3275 गाँव इनको शामिल किया। लेकिन याद रखिएगा,
ये सारी की सारी फिगर्स दिसंबर 2021 तक की हैं। अगर आपका एग्ज़ाम में डिले होता है तो हो सकता है कि नंबर अपग्रेड हो जाए, तो आपको साथ के साथ एग्ज़ाम अगर डिलेड हो आपका तो आपको इसको अपडेट कर लेना है। अब इस योजना में मुख्य रूप से कौन कौन से काम करते हैं, तो हालांकि आपको पता है कि स्मार्टनेस गांव में आने का मतलब ये नहीं है कि गांव का मेकअप कर देंगे। स्मार्टनेस का मतलब है कि गांव में ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जैसे पीने का साफ पानी, सफाई की व्यवस्था, कचरे के निस्तारण की व्यवस्था, इस तरह की सारी चीज़ें जो ओवरऑल एक अच्छी लिविंग के लिए लोगों को चाहिए होती हैं। तो जैसे गांव में ओपन जिम बनाना, खुले जिम बनाना, गांव में गवर्नमेंट टॉयलेट या कॉमन टॉयलेट या सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करना, इसके अलावा पक्की नालियां बनाना, पक्की नालियों के अलावा जल निकासी का प्रबंधन, जो गांव की एक मेजर प्रॉब्लम है। आप किसी भी गांव में जाते तो गांव की एक तस्वीर हमारे सामने आती है कि सड़कों पे, सड़कें तो हैं नहीं, जो मुख्य रास्ते हैं उनके ऊपर पानी भरा रहेगा, है ना, इधर उधर पशु घूम रहे होंगे, कच्ची दीवारें होंगी, कच्ची सड़कें होंगी, इसके एक माइंड में इमेज बन जाती। उस इमेज से हमें ओवरकम करना, उससे बाहर आना है। इसके साथ साथ गाँव के अंदर खेल के मैदान और पार्क, खेल के मैदान और पार्क के नाम पे आप जानते हैं कि गांव में एक बड़ा सा एरिया, एक बड़ी सी ज़मीन तो होती है, लेकिन ना तो उसके अंदर कोई सुख सुविधाएं होती हैं, ना उसके अंदर कोई घास होता है, ना कुछ और। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक पार्क या खेल का मैदान गांव में विकसित कर दिया जाए। गांव में जितने भी रास्ते हैं उनमें अंधेरे की समस्या रहती है, और गांव में उस अंधेरे के लिए स्थानीय स्तर पे कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास किए नहीं गए, तो हम उसमें एलईडी लाइट लगा के, जैसे शहरों में स्ट्रीट लाइट होती है उस तरह की एलईडी लाइटों की व्यवस्था कर देंगे। वो गांव जहाँ पे पावर कट्स बहुत ज़्यादा हैं, या जहाँ पे ये एलईडी लाइट लगा के उनको पावर सप्लाई देना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे उसको सोलर से कनेक्ट कर देंगे, सोलर एनेबल्ड होगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। इसके अलावा हर गाँव के अंदर 2 रास्ते चुन लेंगे हम कि गांव के 2 मुख्य रास्ते कौन से, और उनको नाम दे देंगे स्वराज मार्ग। ये नाम याद कर लीजिए, नाम बेहद इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद कर लेना है आपको कि हर गांव में 2 रास्तों को स्वराज मार्ग के नाम से विकसित करेंगे, जिनमें स्ट्रीट लाइट वगैरह की फैसिलिटी प्रॉपर होगी। इसके साथ साथ हर गांव के अंदर पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, या उप स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना करना। गांव के अंदर अगर स्कूल है तो ठीक है, नहीं है तो उच्च माध्यमिक स्तर का स्कूल गांव के अंदर स्थापित करना। गांव के अंदर अनाज के स्टोरेज के लिए भंडारण गृह या छोटा मोटा वेयर हाउस मैनेज करना, गांव के अंदर पशु चिकित्सा की व्यवस्था करना। ये सारे काम अगर हम लोग करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो विलेज है वो विलेज नहीं, स्मार्ट विलेज रह जाएगा। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि ग्रामीणों के लिए अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत जो आवास निर्माण की योजनाएं चलेंगी, उनका लाभ भी वहां तक पहुंचाना। इसके बाद अगली योजना है हमारी, जिसका नाम है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना, डेट याद करनी है हमें, 27 नवंबर 2019। तो 27 नवंबर 2019 को शुरू की गई। 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने इसको शुरू किया। हर जिले के अंदर ये योजना चलेगी, लेकिन हर जिले से सिर्फ एक गांव का चयन होगा, और उस गांव को चयन करके हम गांधीवादी मूल्यों, गांधी जी की जो वैल्यूज़ हैं, गांधी जी के जो टीचिंग्स हैं, उनके हिसाब से उस गांव का विकास करेंगे। तो इसका मतलब है कि उस गांव के अंदर हम लोग जनसंख्या नियंत्रण पे काम करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण के लिए विशेष रूप से परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसके अलावा जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनके पोषण के लिए और स्वास्थ्य के लिए अलग से योजनाएं चला के उनका काम किया, उनको सहयोग दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चों के लिए स्वास्थ्य की जांच, टीकाकरण, गांव में नशा मुक्ति के संबंध में कार्य करना, ये सारे काम इस योजना में किए जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर विलेज ऐसा हो, ये बात सभी गांवों पे लागू नहीं होती, लेकिन कुछ एक पे होती है। कुछ एक गांव ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कुछ ऐतिहासिक धरोहर हैं, कुछ पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं। जैसे एग्जांपल के लिए राजस्थान का जो शेखावाटी बेल्ट है, अगर आप उसमें जाएं तो शेखावाटी बेल्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि प्राचीन ज़माने की बहुत सारी हवेलियाँ वहाँ पे हैं, जो उस समय के राजा महाराजाओं ने या पुराने सेठों ने बनवाई, और उनके अंदर बहुत ही उम्दा किस्म की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तो एक तरह से वो देखा जाए तो इस उस ज़माने में इतनी हाइट की बिल्डिंग्स पे इस तरह की पेंटिंग, इस तरह का आर्किटेक्चर, ये सब बड़ा एक जिसको बोलते हैं असमंजस की बात है कि कैसे किया होगा उन लोगों ने। वो सारी चीज़ें हैं, अब उनके संरक्षण की ज़रूरत है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह की अगर कुछ रिक्वायरमेंट है तो कोई ऐतिहासिक धरोहर है उसका संरक्षण, सांस्कृतिक दृष्टि से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसका संरक्षण। इसके अलावा गांव के अंदर शौचालय की व्यवस्था, कब्रिस्तान की व्यवस्था, शमशान गृह की व्यवस्था, ये सब इस योजना का हिस्सा है। अगर हमसे ये 1 लाइन में पूछा जाए कि बताइए इस योजना का ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य क्या है, तो 1 लाइन में तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है
कि गांव का ओवरऑल डेवलपमेंट हो और गांव ऐसा हो जिस पे हर आदमी गौरव कर सके, जिसको हम नाम दे सकें मेरा गांव मेरा गौरव। ये इसका नारा भी है, मेरा गांव मेरा गौरव। और इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, मेरा गांव मेरा गौरव दिवस आयोजित किया जाता है 14 नवंबर को, जिसके अंदर किसी एक गाँव को हम लोग जिसके अंदर गाँव को चयनित करके उसके अंदर हम उसको पुरस्कार देते हैं। इसके अलावा गांधी ज्ञान केंद्र पुस्तकालय भी जगह जगह खोले जा रहे हैं, जिसमें गांधी जी की टीचिंग से संबंधी किताबें अवेलेबल कराई जाती हैं और लोग वहाँ पे गांधीवादी मूल्यों को और ज़्यादा समझ सकते हैं और ज़्यादा सीख सकते हैं। उसके बाद अगली योजना है हमारी, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न स्कीम। नाम आ रहा है इसमें रूबर्न। ये रूबर्न नाम कहाँ से आया? दो चीज़ें हैं, दोनों का मिक्सचर है ये। एक नाम है इसमें रूरल और एक इसमें नाम है अर्बन। रूरल का मतलब हो गया ग्रामीण और अर्बन का मतलब हो गया शहरी। इन दोनों को मिला के नाम बनाया गया है रूबर्न। तो ये रूबर्न योजना क्या है, इसको आइए समझते हैं हम लोग। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र का भी संतुलित विकास हो, क्योंकि देश का विकास तब तक नहीं हो सकता जब देश में ग्रामीण क्षेत्र में विकास ना हो। या हम कई बार ये कहते हैं ना कि देश की असली आबादी, देश की असली जनसंख्या जो है वो गांव में ही निवास करती है। तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में कोशिश ये करते हैं कि गांव का आर्थिक, सामाजिक और बुनियादी हर तरह से विकास हो। और हर तरह से विकास होने के बाद अगले 3 साल के अंदर हम लोग 300 ग्रामीण क्लस्टर यहाँ पे बनाएंगे, उनके अंदर डेवलपमेंट का काम करेंगे। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर का मतलब है कि जैसे किसी एक विशेष एरिया को, किसी एक क्षेत्र को ईयरमार्क कर देना, चिन्हित कर देना, और उस जो चिन्हित क्षेत्र है उसके अंदर विकास का काम करना। प्रैक्टिकली क्लस्टर का मतलब समूह होता है। तो जिन जिन एरिया में विकास करना है उनको इकट्ठा करके और उनका एक समूह बना लिया तो वो ग्रामीण क्लस्टर कहलाता है। 300 ग्रामीण क्लस्टर हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर काम करेंगे। 2015-16 में प्रथम चरण इसका शुरू हुआ था। उस समय हम लोगों ने भरतपुर, नागौर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, इन जिलों के अंदर 5 क्लस्टर हमने बनाए। उसके बाद दूसरे चरण के अंदर फिर से 6 जिलों के अंदर क्लस्टर्स का निर्माण किया गया और तीसरे चरण के अंदर 4 नए क्लस्टर और आ गए। इसके अलावा 2020-21 के अंदर बड़ौदिया नाम से जगह है, बड़ौदिया क्लस्टर है बांसवाड़ा जिले में, वहां पे हमने एक क्लस्टर और बना दिया। उसके बाद अगली बात हम लोग करेंगे पंचायती राज के बारे में। हम लोग ये जानते हैं कि पंचायती राज के संबंध में जब भी बात होती है तो राजस्थान का नाम हमेशा शान से लिया जाता है, या अग्रणी राज्यों के अंदर राजस्थान काउंट होता है। तो यहाँ भी हमारा राजस्थान अग्रणी स्तर का एक राज्य इसमें गिना जाता है। भारत के सभी राज्यों में एक विशेष पहचान रखता है। ये बात हम लोग जानते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वैसे आप सबको पता है, ये नहीं पता है तो उसको दोबारा से देख लीजिए। 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर जिले से इस पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था। तो उससे पहले पंचायती राज सिस्टम जो है वो भारत में नहीं हुआ करता था। नेहरू जी ने शुरू किया, 2 अक्टूबर 1959 को शुरू किया और सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से किया। यही वो कारण है कि जब मैं कहता हूँ कि राजस्थान विशेष पहचान रखता है, जब जब पंचायती राज की बात आएगी राजस्थान का नाम हमेशा वहाँ पे शान से लिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासन के तीसरे स्तर के रूप में मान्यता दे दी गई, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और ये इसके संबंध में ये माना जाता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व संविधान में दिए गए हैं उनका उद्देश्य भी इससे पूरा हो जाता है। अब ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको पहले से आइडिया होगा, या जब पंचायती राज पढ़ते हैं तो वहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग। तो इसका आर्थिक समीक्षा से ऐसा कोई वास्ता नहीं है कि जैसे इससे संबंध में जो प्रावधान है वो 243G में दिए गए हैं और पंचायती राज नियम 1996 में बने थे, 1994 में बने थे, संशोधित करके 1996 में लागू किए गए। अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि पंचायती राज की 3 स्तर की व्यवस्था कौन सी है, तो हम लोग जानते हैं कि पहले स्तर पे, निचले स्तर पे ग्राम पंचायत होती है जो गांव के लेवल पे होती है। उसके बाद में अगले स्तर पे पंचायत समिति होती है जो ग्राम पंचायत को जिला परिषद से जोड़ती है, और उसके ऊपर जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, गाँव के स्तर पर ग्राम पंचायत, बीच में जो इकाई है वो पंचायत समिति कहलाती है। ब्लॉक लेवल पे आप बोल सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पे ग्राम सभा भी होती है जो पंचायत के कार्यों की निगरानी, मॉनिटरिंग एक तरह से करती है। आजकल आप सब एक नाम सुनते हैं
सार्वजनिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिट, तो सोशल ऑडिट वगैरह का काम भी ग्राम सभा कर रही है। अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि ये बताइए कि पंचायती राज विभाग की या पंचायती राज संस्थाओं की मुख्य क्रियाएं क्या हैं, मूल काम क्या है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन अगेन ये समीक्षा का कोई विशेष पार्ट नहीं है, जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, पहला तो है कि पंचायती राज को प्रभावी रूप से लागू करना। पंचायती राज के प्रशासन को चलाने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ चाहिए उन सभी एम्प्लॉयज़ को भर्ती करना, प्रशासनिक कार्य जितने भी होते हैं वो सारे प्रशासनिक कार्य करना। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जितने गरीब लोग रहते हैं उनके लिए योजनाएं चलाना, इन योजनाओं की जानकारी उनको देना। 2 वित्त आयोग हमारे पास यहाँ पे एक्टिव हैं। 2 वित्त आयोग कौन से? केंद्र सरकार का 15वां वित्त आयोग और राज्य सरकार का 6ठा वित्त आयोग। उन दोनों के प्रावधानों के हिसाब से संसाधनों का आवंटन करना, गवर्नमेंट की जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनको लागू करना, आंगनबाड़ी योजना या फिर और इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको प्रभावी रूप से लागू करना, ये पंचायती राज संस्थाओं का काम होता है। इसके साथ साथ ये कोशिश की जाती है कि स्थानीय प्रशासन के अंदर लोगों की भागीदारी बढ़े और पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी में भी पहले की तुलना में इंप्रूवमेंट या सुधार आए। अब हम लोग बात करते हैं कि राज्य के अंदर अगर देखते हैं तो राज्य में कितनी पंचायतें, कितनी पंचायत समिति और कितनी जिला परिषद हैं। तो कुल मिला के हर जिले की 33 जिला परिषदें हमारे पास हैं, 352 पंचायत समिति हैं और अगर एवरेज निकालें तो हर जिले में ऑन एन एवरेज 11,307 ग्राम पंचायतें हैं। पंचायती राज संस्थाओं को पैसा कहाँ से मिलता है, अनुदान कहाँ से मिलता है? तो 2 जगह से मिलता है। एक तो केंद्र सरकार का जो फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग, वो देता है। इसके अलावा एक और ग्रांट इनको राज्य का जो आयोग होता है वहाँ से भी मिल जाती है। 15 वित्त आयोग हम सब जानते हैं कि 15 वित्त आयोग 2020-21 से लेकर 2024-25 तक इन 5 वर्षों के लिए सुझाव देके गया केंद्र सरकार को, जिसके हिसाब से टैक्सेस का बंटवारा होगा। टैक्सेस के बंटवारे के अलावा इन स्थानीय संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान या ग्रांट भी केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा अगर हम देखें कि 5वां राज्य वित्त आयोग जो है उसकी सिफारिशों के हिसाब से भी इनमें पैसों का आवंटन होता है। वो कैसे होता है? 5, 20 और 75 का अनुपात है। मतलब अगर 100 रुपये की ग्रांट आएगी तो 5, 20, 75 में बटेगी। 5, 20, 75 का मतलब है 5 रुपये या 5% इसमें से मिलेगा जिला परिषद को। इसके अलावा 20% मिलेगा पंचायत समिति को, 75% जाएगा ग्राम पंचायत के पास में। और इसके अलावा अगर आप लोग याद करना चाहें तो एक और फिगर यहाँ पे याद कर सकते हैं कि 15वां वित्त आयोग जो है उसने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, इंटरिम रिपोर्ट तब आई थी लेकिन अब तो फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, तो इस फैक्ट को इग्नोर करें क्योंकि अब तो फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है। इसके अलावा उन्होंने जो ग्रांट की अनुशंसा की थी उनमें बोला गया था कि इस ग्रांट का यूज़ आप लोग सार्वजनिक संपत्ति निर्माण के लिए, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था के लिए, शौचालय की व्यवस्था के लिए, इन सब के लिए ग्रामीण एरिया में कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रामीण एरिया में बीज और उर्वरक भंडार, इनकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, उनके लिए भी ये कर सकते हैं। गांव में कई बार एक और समस्या आती है कि किसी न किसी योजना के अंतर्गत ही सड़कों का काम होता है, लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसी योजना है जहां पे सड़कें टूटी फूटी हैं, मरम्मत की रिक्वायरमेंट है, तो वो मरम्मत भी इन ग्रांट के पैसों से वो सब किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य में पहले 5वां वित्त आयोग था, अभी 6ठा वित्त आयोग है। 6ठा वित्त आयोग 2020-21 से लेके 2024-25 तक काम करेगा। अब अगर हमसे कोई पूछे कि ये बताइए कि 2 वित्त आयोग क्यों होते हैं, तो देखिए, केंद्र वित्त आयोग का उद्देश्य, सेंट्रल फाइनेंस कमीशन का उद्देश्य ये होता है कि केंद्र सरकार ने जो टैक्स लगाए हैं उस टैक्स में से कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाए और कितना हिस्सा केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के लिए रखे। इसके अलावा बताता है कि केंद्र सरकार के द्वारा लोकल बॉडीज़ को या स्थानीय या स्वायत्तशासी संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को, नगर निगम वगैरह को, इनको कितना ग्रांट दिया जाए। इसके अलावा एक बार केंद्र सरकार का वित्त आयोग सिफारिश कर दे तो राज्य वित्त आयोग बनता है और राज्य वित्त आयोग ये डिसाइड करता है कि राज्य के अंदर जो पैसा पंचायती राज संस्थाओं में आया वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसका डिस्ट्रीब्यूशन राज्य वित्त आयोग किया करता है। अच्छा, चलिए, अब इसमें भी उन्होंने सुझाव दिया था कि राज्य का जो टैक्स कलेक्शन है खुद का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें से 6.75 पर है वो ग्रामीण विकास पे खर्च कर देना चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया कि इसका आवंटन कैसे होगा। 2 तरह की संस्थाएं हमारे पास, एक तो पंचायती राज वाली और एक नगरीय विकास।
नगर पालिका, नगर निगम, ये संस्थाएं हैं, पंचायती राज भी हैं, उनके बीच में बंटवारा कैसे होगा? उनके बीच में बंटवारे का रेशियो है 75% और 25%, लेकिन 75 पूरा नहीं है तो 75.10 और 24.90%, ये आपको याद करना है। चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एरिया का। तो रूरल एरिया का स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन हम लोग जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन पूरे भारत में लागू किया गया था, लेकिन हम विशेष रूप से यहाँ पे ग्रामीण एरिया के लिए पढ़ रहे हैं और इसका उद्देश्य है खुले में शौच से मुक्ति, ओडीएफ करना, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना देश को, इसका उद्देश्य है। 2018 तक हम लोग ये मान चुके हैं कि राजस्थान पूरी तरह से ओपन डेफिकेशन फ्री या खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। लेकिन फिर जो चीज़ें होती हैं वो एक बार हो जाएं तो हम ये मानते हैं कि दोबारा भी ज़रूरत पड़ती है, योजनाएं हमेशा के लिए ख़त्म नहीं की जा सकती। तो इसका दूसरा चरण शुरू किया गया 2020-21 से, इसको हम लोग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज़ 2 बोलते हैं। पहले हमने शहरी क्षेत्र में इसको स्वच्छता मिशन को टारगेट किया, अब हम ग्रामीण एरिया के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि पहला उद्देश्य क्या होगा, गांव को एक बार हम लोगों ने खुले में शौच से मुक्त कर दिया तो आगे भी वो स्थिति बनी रहे, ग्रामीण दोबारा से उसको पुरानी स्थिति पे ना ले आए। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि एक ठोस कचरे का निस्तारण भारत में सबसे बड़ी समस्या है। भारत में, संपूर्ण भारत में कहीं भी कचरे का निस्तारण नहीं होता, कचरे का ट्रांसफ़र होता है, कचरे का हस्तांतरण होता है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की जगह ट्रांसफ़र ऑफ वेस्ट की पॉलिसी भारत फॉलो करता है, एक जगह से कचरा उठाया दूसरी जगह डाला। तो हम ग्रामीण एरिया के अंदर भी कचरे का निस्तारण कैसे करेंगे, उसके लिए भी इस योजना के अंतर्गत काम होता है। जो आप सुनते हैं ये थ्योरेटिकल बातें हैं कि कचरे को ले जाके उससे बिजली बना लेंगे, ये बना लेंगे, बातें अच्छी हैं, लेकिन अभी तक उतना प्रयास हो नहीं रहा है। अभी भी आप देखें तो शहरी क्षेत्र में भी होता है, आपके घर का कचरा उठा के कहीं और डाल दिया जाता है, वहाँ से कचरा उठा के कहीं और डाल दिया जाता है, सारा कचरा उठा के कहीं और डाल दिया जाता है। उस वेस्ट को कंप्लीटली रिसाइकिल करना, उसको कुछ पॉजिटिव यूज़ लेना, वो अभी तक इतना इफेक्टिवली नहीं हो पाया है। इसके बाद अगली बात करते हैं हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रावधान, कौन कौन से प्रावधान है। तो स्वच्छ भारत मिशन में आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमें ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, मतलब खुले में शौच से मुक्त बनाना है, तो तभी होगा जब हर घर में, हर परिवार के पास शौचालय उपलब्ध होगा तो बाहर खुले में शौच में नहीं जाएंगे। तो ये कैसे होगा, इसके लिए हर परिवार में एक व्यक्तिगत शौचालय हम लोग बना के देंगे। गरीबी रेखा से नीचे जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवारों को चिन्हित किया जाता है, बीपीएल परिवारों को चिन्हित किया जाता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कोई परिवार बीपीएल नहीं है, एपीएल है, लेकिन एपीएल परिवार अनुसूचित जाति जनजाति से है या छोटा किसान है, सीमांत किसान है, लघु किसान है, भूमिहीन मजदूर का परिवार है, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग है, या ऐसा परिवार है जिसकी मुखिया महिला है, तो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वहाँ पे हम लोग उनको प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप अपने घर में टॉयलेट बनवाइए। और अगर आप टॉयलेट बनवाएंगे तो सरकार के द्वारा 12,000 रुपये प्रति टॉयलेट की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रति टॉयलेट से मतलब है एक परिवार को 12,000 रुपये दे दिए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सामुदायिक स्वच्छता केंद्र। सामुदायिक स्वच्छता केंद्र बेसिकली जितने भी ग्राम पंचायत हैं, पंचायत के स्तर पे बनता है, 3 लाख रुपए की लागत से विशेष योग्य जन व्यक्तियों के लिए ये बनाया जाता है। और इस परिसर का निर्माण 15वां वित्त आयोग ने सिफारिश की थी, वहाँ से ग्रांट के अंतर्गत इसका विकास हो रहा है। अब ये एक फैक्चुअल फिगर है कि इस वित्त वर्ष के अंदर 631 गाँव ओडीएफ प्लस बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है, ओडीएफ प्लस का मतलब वहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री भी है और ठोस कचरे का निस्तारण भी हो रहा है। इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये फैक्ट आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देगा। अब एक पुरस्कार नाम का शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। जब भी कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो अच्छे काम के बदले में अगर उसको मोटिवेशन मिले, कुछ पुरस्कार मिले, तो आदमी और अच्छा करने को लिए आगे बढ़ता है। तो पंचायत जो अच्छा प्रयास करती हैं उनके लिए पंचायत पुरस्कार रखा गया है। 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसके बाद में भारत सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई। 2010-11 से ये योजना चल रही है। हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लीजिए, राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। जिस दिन ये पंचायत दिवस मनता है उस दिन केंद्र सरकार, भारत सरकार पंचायतों को चयन करके उनको पुरस्कार देती है। कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं वो हमें देखना है। पहला पुरस्कार है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। हम प्रत्येक वर्ष ऐसी पंचायतों को छांटते हैं जो उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। कितनी पंचायतों को छांटेंगे? एक जिला परिषद,
पंचायत को या पंचायती राज संस्थाओं को छाटेंगे, 1 जिला परिषद, 2 पंचायत समिति और 5 ग्राम पंचायत, उनको चुनेंगे और उनको चुन के पुरस्कार दे देंगे। तो टोटल मिला के 5 पंचायत, 5 पंचायत के अलावा 2 पंचायत समिति और 1 जिला परिषद। अच्छा, 2020-21 में इस योजना के अंतर्गत पुरस्कृत पंचायती राज संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो अगेन मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए, ये इतने नाम हैं, इनको याद रखना संभव नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें से कोई रिसेंट पुरस्कार मिला हो तो याद हो जाता है, कर लेना चाहिए, या फिर आपको ये याद रह सकते हैं तो आप कर सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें से पंचायती राज संस्थाएं हैं जो पुरस्कृत हैं। आप याद रखना चाहें तो जिला परिषद राजस्थान में कोटा की जिला परिषद है, कोटा जिला परिषद जिसको पुरस्कार मिला। पंचायत समिति 2 हैं, 2 कौन कौन सी? एक तो उदयपुर की कोटड़ा और एक झुंझुनू की चिड़ावा, इन 2 पंचायत समितियों को पुरस्कार मिला। अब ग्राम पंचायतें बहुत सारी हैं, इन सारी ग्राम पंचायतों के नाम अगर आपसे याद होते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में अगला पुरस्कार है जिसका नाम है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा। ये पुरस्कार नाम से ही पता चल रहा है कि इस पुरस्कार को ग्राम सभा को आगे बढ़ाने के लिए पुरस्कार दिया गया। कुछ एक ऐसी ग्राम सभाएं हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रही हैं, और ग्राम सभा अगर एक्टिव होगी तो पंचायत भी बेटर काम कर पाएगी। ये आप याद कर सकते हो कि किसको मिला। तो देखिए, 2021 में ये पुरस्कार झुंझुनू जिले की पंचायत है जिसका नाम है भोजासर, वहाँ की ग्राम सभा को मिला। तो ग्राम पंचायत भोजासर, पंचायत समिति झुंझुनू और जिला परिषद झुंझुनू का चयन इसमें किया गया, और भोजासर की ग्राम सभा के लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया। उसके बाद अगली योजना है जिसका नाम है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार। देखिए, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार नाम से ही पता चल जाता है कि बच्चों से इसका डायरेक्ट रिलेशन है, बच्चों से संबंध है। तो ऐसी पंचायत समिति या ऐसी पंचायत जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कुछ अच्छे प्रयास करती है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। 2021 में, अच्छा, पिछला जो पुरस्कार था उसमें 10 लाख की राशि ग्राम सभा को मिलती है, इसमें 5 लाख की राशि मिलती है। और ये राशि किसे दी गई? तो देखिए, ग्राम पंचायत है मिंडा, ग्राम पंचायत कौन सी वाली को? मिंडा पंचायत समिति नावा, जिला नागौर को ये पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा दिया गया। उसके बाद अगला है जिसका नाम है ग्राम पंचायत विकास योजना। ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अच्छे से ग्राम पंचायत को सहभागी तौर पे, सहभागिता के रूप में आगे लाया जा सके, गुणवत्तापूर्ण काम कराए जा सकें, और इस तरह के विकास काम करवाए जाएं जो सस्टेनेबल हो, जो लंबे समय तक चलें, आने वाली पीढ़ियों के काम आए, शून्य और कम लागत पे काम करवाए जाएं, गतिविधियों की अच्छी मॉनिटरिंग हो सके, ये इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद इसके अंतर्गत इस पर्टिकुलर चीज़ में हम लोग देखें कि कौन सा ऐसे ग्राम पंचायत है जिसने काम बिल्कुल इन्हीं उसूलों के हिसाब से किया, डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे मेंटेन किए, सस्टेनेबल काम किए, ओवरऑल डेवलपमेंट किया। इसके लिए ग्राम पंचायत अड़बड़, पंचायत समिति मोंडवा, जिला नागौर, उसको पुरस्कार दिया गया, और उसे भी यहाँ पे पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई। अगला है ग्राम पंचायत विकास योजना। ग्राम पंचायत विकास योजना, इसके अंदर हम लोग एक नारा लेके चलते हैं जिसका नाम है अपनी योजना अपनो विकास, की योजना हमारी है और विकास भी हमारा होगा। केंद्र सरकार उसके लिए दिशा निर्देश या मॉडल प्रोवाइड करती है, उसके अनुसार काम होता है, और ग्राम सभा को भागीदार बना के काम करने की कोशिश की जाती है। जो सक्षम अधिकारी वहाँ पे होंगे, मतलब जो पंचायती राज के अधिकारी हैं, वो गतिविधियों को देखते हैं कि प्रैक्टिकल हैं या नहीं है, टेक्निकली वो सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, और ग्राम सभा उसको अनुमोदित करती है। और फिर उसके बाद में नई चीज़ें भी वो वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, और ई ग्राम पोर्टल है, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, उसके ऊपर इनको अपलोड कर दिया जाता है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें आगे, तो ये कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं। उसके बाद अगली है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना। देखिए, स्वराज जहाँ जहाँ पे आता है, स्वराज का मतलब जनता का खुद का शासन है, और ये जनता का खुद का शासन बेसिकली पंचायतों का शासन जनता का ही शासन है। जनप्रतिनिधि वहीं से लोकली चुने जाते हैं, उनके बीच में रहने वाले लोग होते हैं। तो इस ग्राम स्वराज के अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पंचायतों का, पंचायती राज सिस्टम का सशक्तिकरण हो, और इसके लिए पैसा कहाँ से आता है इस योजना में? 60% पैसे केंद्र सरकार देगी और 40% पैसे राज्य सरकार इसके अंदर देती है। कोशिश ये होती है कि पंचायतों का कैपेसिटी, पंचायती राज संस्थाओं का कैपेसिटी डेवलपमेंट हो, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन वगैरह, बिल्डिंग वगैरह पहले की तुलना में बेटर हो, काम करने वाले लोगों को अच्छा प्रशिक्षण मिले, ठीक से काम कर पाएँ, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं।
इसके अलावा एक और चीज़ है जिसका नाम है विलेज मास्टर प्लान। आप सभी जानते हैं कि मास्टर प्लान शहरी क्षेत्रों के बारे में तो खूब प्रचलित रहता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मास्टर प्लान के बारे में बहुत ज़्यादा बातें होती नहीं। आप गांव में जाते हैं तो गांव में टेढ़ी मेढ़ी गलियां, किसी का घर भी कहीं निकला हुआ है, कोई प्लानिंग नहीं, इस तरह का गांव का स्वरूप नज़र आता है। लेकिन अब इससे आगे बढ़ के मास्टर प्लान गांव में बनाए जा रहे हैं। मास्टर प्लान के हिसाब से सब चीज़ें डिसाइड होती है कि कौन सी गली का सीवरेज कहाँ से जाएगा, कौन सी गली का पानी का निकासी की व्यवस्था क्या होगी, सड़कें कैसे होंगी, कौन सी सड़क कहाँ के मिलेगी, सड़कों की चौड़ाई क्या होगी, कौन सा एरिया या कौन सी लैंड किस चीज़ के लिए काम आएगी, ये सब चीज़ें अब गांव में की जा रही है। तो वो गांव का मास्टर प्लान कहलाएगा, जिसमें हर प्रकार की गतिविधि जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल कूद, ये सब जरूरी गतिविधियां, इनके लिए भूमि को ढूंढेंगे, चिन्हित करेंगे और गांव का मास्टर प्लान बनाएंगे। अब इसके लिए 30 साल, आने वाले 30 साल में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारी आ सकती हैं, कितने स्कूल चाहिए होंगे, कितने खेल के मैदान, तो अगले 30 साल की प्लानिंग की जाती है। 30 साल की प्लानिंग करके रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पंचायती राज विभाग के एम्प्लॉयज़ संयुक्त रूप से काम करके विलेज का मास्टर प्लान डेवलप करते हैं। जनप्रतिनिधियों का, पंचायती राज के जो वहाँ के चयनित लोग हैं, उनका उनका सजेशन भी इसमें ले लिया जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे ई पंचायत पोर्टल पे इनको अपलोड कर दिया जाता है और आगे काम किया जाता है। हर पंचायत के पास में बहुत ज़रूरी है कि पंचायत के पास खुद का एक ग्राम पंचायत भवन हो, जहाँ पे बैठ के जनप्रतिनिधि पंचायत संबंधी काम, निर्णय ये सब कर सकें। तो इसके लिए हर पंचायत में कोशिश की जा रही है कि सभी पंचायतों को एक भवन ज़रूर मिले और उस भवन के लिए भूमि कम से कम 5 बीघा भूमि प्रस्तावित है कि 5 बीघा भूमि वहाँ पे हो। आम आदमी को कोई सुविधा चाहिए तो वहाँ पंचायत भवन में आ सके। इसके लिए प्रत्येक पंचायत 50 लाख रुपए, मेजर अमाउंट है बहुत, 50 लाख रुपए की राशि भारत राज्य सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा अभी तक ये फैक्चुअल फिगर है कि 723 नई ग्राम पंचायतें गठित की गई थी 2014 में और 2019 में 1456 नई ग्राम पंचायतें बनाई गई थी। बट ये इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। पंचायत समिति का भवन निर्माण, ये था ग्राम पंचायत का 50 लाख की लागत। अब पंचायत समिति, ये पंचायती राज की द्वितीय स्तर की संस्था है, समिति के पास भी अपना अच्छा भवन होना चाहिए, इसलिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत से उनको पंचायत समिति का भवन बनाने की स्वीकृति दे दी जाती है। इसके अलावा ये भी प्रावधान किया जा रहा है कि जितने भी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका मुख्यालय हैं, उनको छोड़ देंगे। उनको छोड़ के अगर और कोई पंचायत समिति मुख्यालय है तो वहाँ पे एक अंबेडकर भवन ज़रूर हो, जिसके लिए अंबेडकर भवन की अनुमानित राशि 50 लाख रुपए यहाँ पे दे दी जाती है। उसके बाद ग्राम पंचायतें कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने कोविड की रोकथाम के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया, तो उनके बारे में भी गवर्नमेंट उनको एनकरेज करती है और वो ये वाला जो काम है इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, आपके एग्जाम के एंगल से बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी नहीं रखता। उसके बाद अगला है प्रशासन गांव के संघ। ये बात तो आप सब जानते हैं, इस योजना के बारे में आपने खूब सुना है कि ये राजस्व विभाग की योजना है। राजस्व विभाग मतलब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर है। इस योजना के अंतर्गत जितनी भी पंचायत समितियां हैं वहाँ पे जा जाके, जितनी पंचायतें हैं वहाँ पे जाके शिविर लगाए जाते हैं, कैंप लगा के। अभी तक वहाँ के स्थानीय लोगों के अगर कोई प्रकरण ऐसे हैं, उनके केसेस ऐसे हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, तो उनको हाथों हाथ निपटाने की कोशिश की जाती है। मतलब ग्रामीणों को प्रशासन तक नहीं जाना पड़ता, प्रशासन खुद ग्रामीणों के पास पहुंच जाता है। और अभी तक अगर हम लोग देखें तो 10 लाख से ज़्यादा पट्टे इस योजना में जारी किए जा चुके हैं। अगेन 10 लाख पट्टे आप याद ना करें चलेगा। राजीव गांधी जल संचय योजना, देखिए हम ये जानते हैं कि धीरे धीरे ग्राउंड वाटर रिड्यूस हो रहा है। ग्राउंड वाटर कम होने की वजह से धीरे धीरे जल संकट बढ़ता जा रहा है। अब एक ही स्रोत है उसका कि अगर मान लीजिए कि वर्षा अच्छी होती है तो पानी के, वर्षा के पानी को, बारिश के पानी को स्टोर करके रखा जाए, उसको संचय करके रखा जाए, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये योजना यहाँ पे चलती है। इसके अलावा जल संरक्षण के बारे में या जो जल स्रोत पहले से उपलब्ध हैं उनका विवेकपूर्ण उपयोग करने के बारे में भी इस योजना में प्रयास किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हमने पढ़ा था कि बहुत सारे कंपोनेंट हैं, उनमें से कंपोनेंट है वाटरशेड कंपोनेंट, जिसमें पानी का टांका या डिग्गी ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, तो वो ग्रामीण क्षेत्र में भी संचालित है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसके लिए अगर आप याद करना चाहें तो एक टेबल आर्थिक समीक्षा में दी गई है, लेकिन पूरी टेबल ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना आपको याद रहेगी। लेकिन ये याद कर सकते हैं कि 2021 में मार्च तक टोटल मिला के जो ग्रामीण सड़कें थी उनकी लंबाई थी 1,83,086 किलोमीटर।
1,83,086 किलोमीटर, ये एक फिगर याद कर लीजिए। सारी फिगर्स आपको याद नहीं रहेंगी कि इसमें से डामर की सड़कें कितनी हैं, मेटल की कितनी हैं, ग्रेवल की सड़कें कितनी हैं और मौसमी सड़कें कितनी हैं। तो सब याद रहे तो अच्छी बात, नहीं तो एक याद कर सकते हैं। वो भी ना याद रहे तो आप याद कर सकते हैं कि लगभग 1,83,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। उसके बाद में गांव में डामर की सड़कें कैसे क्या है वो आप देख सकते हैं, लेकिन उसको याद करने का कोई फ़ायदा एज सच नहीं है। और डामर की सड़कें कितनी है इस पे हमारा क्वेश्चन भी कोई एज सच बड़ा आता नहीं है। इसके साथ नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हाँ, एक योजना जरूर चल रही है ग्राम पंचायत में कि जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उनके अंदर आने वाले कुछ समय के अंदर हम लोग वॉल टू वॉल रोड बना देंगे। मतलब इधर घर है इधर घर है, वहाँ से दोनों को कनेक्ट करके रोड बना देंगे। मतलब बीच में कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा और विकास पथ के नाम से सड़कें बनाई जाएंगी, उनको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री सड़क योजना, वो भी मुख्य ग्रामीण सड़कें उसके अंतर्गत भी बनाई जाती हैं। उनका अगर टूट फूट है तो उनको रिपेयर किया जाता है। तो वहाँ भी हम लोग 8,662 किलोमीटर की सड़कों की लंबाई पे काम कर रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाए ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, तो हालांकि भारत के अंदर अभी ये बोला जा रहा है कि 100% गांव इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं, मतलब बिना बिजली का गांव अब नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो हम जानते हैं कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना DDU-GY, उससे पहले राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, कई योजनाएं चलाई गई। उन योजनाओं के माध्यम से सारा प्रयास किया गया। इसके अलावा इन सभी योजनाओं के अलावा सोलर मिशन भी चले हैं। तो जहाँ जहाँ पे लाइट नहीं थी वहाँ सब जगह लाइट पहुँचा दी गई है। और फिगर्स आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं कि 60,672 किसानों को कनेक्शन दिए गए। लेकिन ये एग्जाम के एंगल से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, कोई नहीं पूछने वाला कि कितने किसानों को नया बिजली का कनेक्शन मिला है। बस ये योजना का नाम आपको याद होना चाहिए कि हाँ, ग्रामीण विद्युतीकरण के संबंध में प्रयास किए गए। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण, जिसको हम लोग रूडा के नाम से जानते हैं, तो ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देना है। जैसे बहुत सारे ऐसे कलाकार, दस्तकार गांव के अंदर रहते हैं जो वहीं रहते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं, आगे उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। इसलिए वहाँ पे रूडा बनाया गया। 1995 में रूडा अस्तित्व में आया, तब से एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में काम करता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो जितने भी दस्तकार हैं उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करता है। आप देखिए इसमें ग्रामीण दस्तकारों को किस तरह से वो मोटिवेट करता है। फाइनेंशियल हेल्प तो दिलाई ही जाती है। फाइनेंशियल हेल्प के अलावा उनके लिए कौशल वृद्धि के प्रयास, टेक्निकल सपोर्ट, डिज़ाइन और उत्पाद का विकास, मेले वगैरह या प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना, इसके अलावा ऋण वगैरह दिलवाना, ये सब काम यहाँ पे किए जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के कारण, रूडा के कारण, बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे दस्तकर, बुनकर, कुंभकार और मूर्तिकार हैं जिनको स्वरोजगार मिला है। और स्वरोजगार मिलने के साथ साथ उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब हमसे कोई पूछे कि बताइए कौन कौन सी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे रूडा अपनी एक्टिविटी संचालित करता है, तो ये 3 नाम याद कर लीजिए। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूडा निम्न में से किसके संबंध में कार्य नहीं करता। तो ये 3 आपको याद रहने चाहिए। कौन कौन से 3 में काम करता है? चमड़े के संबंध में, ऊन और वस्त्र के संबंध में और लघु खनिज के रूप में। इन 3 चीज़ों के लिए रूडा कार्यरत है। तो ये हमारा आज का चैप्टर था। इसके बाद हम लोग जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक आप ऐसे ही इसको रिवाइज करते रहें। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।